घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। अगर 20 सालों में अगर घुसपैठी आया है तो आप जिम्मेदार हैं। इन्फॉर्मेशन होगा आपके पास कितने घुसपैठी है, कौन रास्ते से है और आपने क्या एक्शन लिया अब तक। हमारे सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने का कार्य प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। आज भी इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है, एसआईआर कर रहा है। कुछ पार्टियां इसके विरुद्ध घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली। किसी भी देश की मतदाता सूची देश के लोकतंत्र का हृदय होती है। हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनाव आया है, घुसपैठ गरमाया है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह बात स्वीकार की है कि भारत दोनों देशों के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हुआ। इशाक डार के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को उनसे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि एक स्वतंत्र जगह पर जल्द भारत पाकिस्तान के बीच संवाद होगा, लेकिन 25 जुलाई को इशाक डार मार्को रूबियो से मिले तो उन्होंने पूछा कि उस बातचीत का क्या हुआ जो भारत के साथ हमारा होना था। तो मार्को रूबियो ने बताया कि भारत डायलॉग के लिए राजी नहीं है क्योंकि यह द्विपक्षीय मसला है और भारत इसको कहीं और नहीं ले जाएगा, ना किसी का हस्तक्षेप स्वीकारेगा। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इशाक डार ने इस जवाब का अंत एक चुटकुले के साथ किया कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है प्रणय, लेकिन उससे पहले उनका कबूलनामा आ गया जिसमें उन्होंने बताया कि मार्को रूबियो से उन्होंने पूछा था कि भाई बातचीत का क्या हुआ, तो मार्को रूबियो ने कहा कि भारत कह रहा है ये द्विपक्षीय मसला है और ये बातचीत नहीं होगी। अंजना, पाकिस्तान ये नाकाम कोशिश कई बार कर चुका है और हर बार उसने इस कोशिश के अंदर मुंह की खाई है। आपको याद होगा जुलाई 23, 2019 की इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस की वो मुलाकात, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता के लिए कहा है। उसके बाद पाकिस्तान की मानो बाँछें खिल गई थी, लेकिन 26 अगस्त 2019 की मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फ्रांस के बियारित्ज में कह दिया था नो थैंक यू, क्योंकि भारत और पाकिस्तान आपसी मुद्दों को आपसी बातचीत से ही सुलझाएंगे। उसके बाद ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में पहुंचे हैं, उनकी इच्छा रही होगी। साथ ही पाकिस्तान को हर बार लगता है कि कोई रास्ता निकले कि वो अमेरिका का साथ लेकर भारत पर दबाव बनाए, लेकिन मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब आप जाने और भारत जाने, अपने मुद्दों को भारत के साथ खुद सुलझाइए। इसीलिए इशाक डार के चेहरे के ऊपर वो मायूसी आपको यहां नजर आ रही होगी कि वो जो कोशिशें थी जिनको लेकर उनकी उम्मीदें जागी थी, शायद वो कोशिशें यहीं खत्म होती हैं। अब भारत के साथ मुद्दों पर बातचीत वो करना चाहते हैं, लेकिन 11 मई 2025 को जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो उन्हीं मुद्दों पर होगी, यानी आतंकवाद के मुद्दे पर वो होगी, पीओके के मुद्दे पर होगी और पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है उस मुद्दों पर होगी। जिन आतंकवादियों को उसने पनाह दे रखी है उनकी वापसी पर यदि वो बात करना चाहता है तो बात मुमकिन है। प्रणय, देखिए हम चाहे ना चाहे, दुर्भाग्यपूर्ण या जो भी हो, लेकिन कूटनीति का यह मसला भारत की पॉलिटिक्स में एंट्री मार चुका है और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से अमेरिका के सामने सरेंडर करना, उसके हस्तक्षेप को स्वीकार कर लेना, इन सब पर सरकार को घेरा जा रहा था। अब इशाक डार का यह बयान क्या उस आग में थोड़ा पानी का काम करेगा या कहेंगे कि अब इशाक डार बताएगा कि क्या क्या हो रहा था? इसको भारत में आप कैसे पैन आउट होते देख रहे हैं? देखिए, भारत के अंदर आलोचनाओं के तीर चलना बिल्कुल स्वाभाविक है। घरेलू राजनीति के अंदर बहुत सारे सवाल उसके अंदर उठते रहे कि क्या अमेरिकी दबाव में सीज फायर हुआ, क्या अमेरिका का कोई दबाव है, फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं यदि हम उसका खंडन करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में पाकिस्तान जो चाह रहा था वो नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका यहाँ पर आपको एक यू टर्न लेता हुआ नजर आता है। 6 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद से आपको ये चीज़ नजर आएगी कि अमेरिका ने अपने पॉस्चरिंग के अंदर एक चेंज किया है, गियर बदला है ट्रंप प्रशासन के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और मार्को रूबियो
मंत्रियों का ये बयान और ख़ासतौर पर जो इशाक डार का इकबालिया कह लीजिए इसे, ये बताता है कि पाकिस्तान को वो मदद तो नहीं मिल रही जिसकी उसको उम्मीद थी। जहां तक भारत की घरेलू राजनीति का सवाल है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी या देखी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, लेकिन कम से कम एक कंसिस्टेंसी जो है भारत के रुख और रवैये के अंदर, जो कि आज से नहीं है अंजना, ये 1971 के अंदर हुए शिमला समझौते के बाद से भारत ये तय कर चुका है कि अब पाकिस्तान के साथ जो भी मुद्दे हैं वो किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले ताशकंद का अनुभव भी हमारे पास है। तीसरी शक्तियों ने जब जब कोई मध्यस्थता की है, भारत को उसके अंदर फायदा नहीं हुआ है। इसीलिए तय हुआ था कि अब हम जो भी बात करेंगे पाकिस्तान के साथ, वो द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत, द्विपक्षीय बातचीत की मेज पर ही होगी। ये तो वो पाकिस्तान है जो बार बार इस वादे से मुकरता हुआ नजर आता है। धन्यवाद आपका प्रणय, इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। घुसपैठियों के मुद्दे पर आज चर्चा होनी थी, उसका हम रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। अनुप्रिया यादव, जेडीयू की प्रवक्ता जुड़ रही है। नवल किशोर जी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को घुसपैठ के मुद्दे पर ले जाएं, क्योंकि ये बड़ी खबर आ रही है, गौरव भाटिया जी, इसको किस तरह से देश देखे, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात पर आपको घेरता रहा कि आपने अमेरिका का हस्तक्षेप स्वीकार कर लिया है। देखिए अंजना जी, मैं कहूंगा कि भारत की जो जनता है 140 करोड़, उनको अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है। हर नागरिक को यह भी भरोसा है कि जो हमारी सेना और डीजीएमओ कहता है वो सत्य है। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हम संप्रभुता वाले राष्ट्र हैं और कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है हमारे अंदरूनी मामले में। जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उसके बाद सेना ने ये फैसला लिया, जिनको खुली छूट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी कि अभी विराम लगाएंगे और आगे परिस्थितियों का जायजा लेके हम पाकिस्तान को पुनः ठोकेंगे, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में किया है। लेकिन एक विचित्र बीमारी है, राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ये लोग बार बार कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम करा दिया, युद्ध रुकवा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं करी। आज मैं समझता हूं आपने जो दिखाया है, इशाक दर बोल रहे हैं, ये तमाचा है विपक्ष के नेताओं पर कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करो भैया, अपनी सेना पे भरोसा करो, ना डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करो, ना किसी और पे करो, क्योंकि तुम्हारा देश मजबूत है और जब देश मजबूत है तो तुम भी मजबूत हो। अगर देश को कमजोर करोगे तो तुम भी कमजोर होगे। ये बात आज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अभय जी, एक रिएक्शन इस पर, ये इन लोगों के लिए एक सीख है। अभय जी, एक रिएक्शन, क्योंकि साफ साफ इशाक डार ने शब्द का इस्तेमाल किया कि मार्को रूबियो ने कहा कि ये बायलैटरल है, इंडिया कह रहा है, और इसीलिए वो कहीं पर बातचीत के लिए आपसे तैयार नहीं हो रहे हैं। अंजना जी, मुझे तो लगा कि ये इशाक डार के प्रवक्ता को ही बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट इशाक डार से ले रहे हैं। शर्म करो कुछ तो। जिस एससीओ में प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां आतंकवादी समिति का प्रमुख पाकिस्तान को चीन और रशिया ने बना दिया। उधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तुम राग अलाप रहे थे विश्व भर में कि हम सांसदों को भेजेंगे, पूरे विश्व से कहला देंगे पाकिस्तान आतंकी संगठन को सहयोग करने वाला देश है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको आतंकवादी निरोधी समिति का प्रमुख वहां पर भी बना दिया। और क्या बात करते हो, भारत मां की अस्मिता को बेचकर खा गए तुम लोग। भारत पाकिस्तान का मैच करा दिया, हमारे जो शहीदों की शहादत का सम्मान तक नहीं कर सके, हॉकी के लिए भी इनवाइट किया। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान को, लोगों देश के गौर से सुनो, बिहार के राजगीर में हॉकी का मैच चाहते थे, पाकिस्तान ने आने से इनकार कर दिया। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी का स्टेटमेंट सुनो कि हम बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अरे भारत मां के सीने पर कितने घाव करोगे बेशर्म लोगों, जरा शर्म नहीं आई तुमको? पाकिस्तान ने इतने बड़े जख्म हमको दिए, हमारे सैनिकों की शहादत हुई, हमारे नागरिकों की शहादत हुई पहलगाम में, उसके बावजूद बेशर्मी से क्रिकेट खेल रहे हैं और कहते हैं कि गौरव जी, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं सुनील गावस्कर ने कहा यह बात कि हमारा कोई सरोकार नहीं था, सरकार की मंशा थी, इसलिए हम खेलने गए क्रिकेट। गौरव जी, देखिए शर्म किसे आनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। अंजना जी, आपको याद है संसद के पटल पर नरेंद्र मोदी जी ने बताया, उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वैंस जी, उन्होंने कॉल किया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। उन्होंने उससे पहले कहा एक बात कि अगर आपने हमला किया पाकिस्तान पे तो पाकिस्तानी कह रहे हैं
कि गोली से जवाब देंगे, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे, और वही किया, नेस्त नाबूद कर दिया पाकिस्तान को। लेकिन बेशरम कांग्रेस ने ये मजबूत वक्तव्य जो हर भारतीय के दिल में बैठ गया सुना ही नहीं, क्योंकि ये तो हफीज सैयद, मसूद अजहर, पाकिस्तान इनकी भाषा सुनते हैं। दूसरी बात, बायलैटरल सीरीज क्रिकेट की कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, हम लोग तो एशिया कप में खेले हैं जो कि नॉर्म्स हैं। 2012 में दिसंबर में लास्ट बायलैटरल सीरीज हुई थी भारत पाकिस्तान की, और आपको मालूम है किसकी सरकार थी? ये वही बेशर्म कांग्रेस की सरकार थी जो मुंबई आतंकवादी हमले के बाद बायलैटरल सीरीज खिलवाते थे। तीसरी बात, आपको याद है राहुल गांधी ने क्या कहा था हमारी सेना के लिए? हमारी सेना ने खदेड़ा, चीन की सेना को सबक सिखाया। राहुल गांधी का वक्तव्य है भारतीय सेना जो विश्व में सबसे वीर है चीनी सेना से पिट गई। क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी आज तक? क्या बताया एमओयू में क्या लिखा है जो वहां की पार्टी के साथ किया? नहीं। और अंत करूंगा एससीओ की। एससीओ में इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने मजबूती से आतंकवाद एक मजबूत मुद्दा बना के रखा और सभी देशों ने सहमति करी उस पर। अब आप बताइए, पाकिस्तान आतंकिस्तान वहां बैठा था और भारत का मजबूत पक्ष प्रधानमंत्री जी रख रहे थे। इनको दर्द क्यों हो रहा है? इनके दिल में क्यों छाले पड़ रहे हैं? ये तो पूछा जाएगा ना। अंजना जी एक सेकंड पूछ रहे हैं आपके दिल में क्यों छाले पड़ रहे हैं? और साथ ही नहीं, एक सेकंड, आपने कहा था कि अमेरिका के हस्तक्षेप को के सामने सरेंडर कर दिया। अगर बायलैटरल को लेकर वो कह रहे हैं कि ये स्टैंड रहा इंडिया का, तो इसको गंभीरता से समझना चाहिए कि नहीं अभय जी? अंजना जी, ये बड़े पापा जो वॉर रुकवाने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी आए, स्पोक्स पर्सन आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 सेकंड बाद किसी का जवाब नहीं दिया और चले गए। और क्या कह रहे हैं? एससीओ में पाकिस्तान बैठा था। अरे सार्क क्यों छोड़कर गए? 2016 में सार्क जो हमारा अपना संगठन था कि पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे हम, और चले गए वहां क्वाड में, ग्लोबल नॉर्थ में, और अब कह रहे हैं एससीओ में पाकिस्तान बैठा था। तो बैठा था तो पाकिस्तान को रिकॉग्निशन चाइना और रशिया ने दी, पाकिस्तान को रिकॉग्निशन अमेरिका ने दी। आपने जो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की छवि को आगे रखा, देश के हितों को आगे रखते, तो आज ये परिस्थितियां नहीं होती। ठीक है, ये बहस अनंत है, इसके लिए अलग से एक दिन बहस करेंगे, क्योंकि और बाकी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए भदौरिया साहब, नवल जी और अनुप्रिया जी, वो इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार में चुनाव आया है, क्या इसीलिए घुसपैठ का मुद्दा गरमाया है? हल्ला बोल में ये सवाल इसलिए क्योंकि आज से बिहार अधिकार यात्रा पर निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कल पूर्णिया में घुसपैठ पर प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को चुनावी बताया है। लेकिन क्या घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ सियासी है और सियासी बताकर इसको खारिज किया जा सकता है, या फिर देश से इसका लेना देना है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। बिहार चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई है वो है घुसपैठिया वोटर। जहां विपक्ष ने वोटर रिवीजन को वोट चोरी का फॉर्मूला बताकर हंगामा किया है, तो अब जनसभाओं में घुसपैठियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान साफ बता रहा है कि ये लड़ाई तूल पकड़ चुकी है। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। बिहार के सीमांचल से प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पर विपक्ष को चुनौती दी थी। ये वो क्षेत्र है जहां हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल और असम में भी विपक्ष को घुसपैठियों का मददगार बताकर उन पर निशाना साध रहे हैं। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर
इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। असम, बिहार, बंगाल में घुसपैठियों पर प्रधानमंत्री का तेवर सख्त दिख रहा है। लेकिन आज से बिहार अधिकार यात्रा को लेकर निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के घुसपैठिया भगाओ स्टैंड को चुनावी बताया है। ये तो हम पहले ही बोले उठाएंगे तो यही चिल्लाएंगे। झारखंड के चुनाव था, चुनाव के समय घुसपैठिया थे, अब चुनाव खत्म हो गया, अब घुसपैठिया वहाँ नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात करें तो हल्की बात ना करें। 20 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है। अगर 20 सालों में अगर घुसपैठिया आया है तो आप जिम्मेदार हैं। और आप बताइए ना देश को, आप तो इन्फॉर्मेशन होगा आपके पास, कितने घुसपैठिया है, कौन रास्ते से है और आपने क्या एक्शन लिया अब तक। इसमें दो राय नहीं कि चुनाव के समय घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा बनता रहा है। लेकिन क्या घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ चुनावी है? क्या घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई देश की लड़ाई नहीं? और अगर ये चुनावी है तो भी क्या घुसपैठ चुनाव को प्रभावित नहीं करती? कम से कम एनडीए का कैंप तो यही मानता है कि घुसपैठ चुनाव को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है और ये अपने में एक बहुत चिंता का विषय है। कल हम लोग जिस सीमांचल के इलाके में थे, ऐसे सीमावर्ती इलाकों में ये चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जिस तरीके से हमारे सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का दुरुपयोग कर कर चुनाव को प्रभावित करने का कार्य प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, कतई इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। घुसपैठ को लेकर सियासी बयानों के बीच ये भी एक सच्चाई है कि लाल किले से प्रधानमंत्री ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन बनाने की बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चुनाव आया है इसलिए गौरव भाटिया जी घुसपैठ का ये मुद्दा गरमाया है, या कुछ आप लोग आर पार की करने वाले हैं? कुछ स्थिति अगर समझा पाए, कितने लोग हैं, कहां से निकालने वाले हैं, कहां पर हटाएंगे, तब देश को लगेगा कि गंभीरता से देश के लिए सोचा जा रहा है, चुनाव के लिए नहीं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले अगर राष्ट्र सुरक्षा को कोई चुनाव से जोड़ता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है जिसका मानसिक दिवालियापन हो गया है। और आपने मुझसे एक सवाल किया तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या प्रक्रिया है ये जानने की कि हम नागरिक कौन है भारत के और कौन नहीं है? आपको मालूम है एनआरसी जो है ये देश का कानून है। लेकिन आपको मालूम है, परिस्थिति मैं बताता हूं, कांग्रेस के समय में मुद्दा यह है कि किसने पहले घुसपैठियों को घुसाया इसलिए है कि उनको वोट बैंक दिखाई दिया। क्या हो गया अगर नागरिक नहीं है? अच्छा, धर्म विशेष मुसलमान तो हैं, तुष्टीकरण हम करते हैं, हमारा वोट बैंक बनेंगे। तो सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिएगा 2005 और 6, और ये स्थिति बताता है उस समय की जब कांग्रेस की सरकारें पहले रहीं। और क्या कहता है ये बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि जो हमारे बॉर्डर थे उन पे कोई सुरक्षा नहीं थी। और एके एंटनी साहब का बयान है कि बॉर्डर पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, यही भारत के हित में है। तो घुसवाए किसने? कांग्रेस पार्टी ने। और निकाले क्यों नहीं? क्योंकि इनको लगता था ये वोट बैंक है। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, हमने एनआरसी में बदलाव किया और एनआरसी लागू होगी, ये भी बात स्पष्ट करी। आपको मालूम है किसने कहा कि एनआरसी नहीं लागू होनी चाहिए, मैं विरोध करती हूं? यह है प्रियंका गांधी वाड्रा का वक्तव्य कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से। उन्होंने कहा एनआरसी का मैं विरोध करती हूं। भाई क्यों विरोध करते हो? कैसे पता चलेगा नागरिक कौन है कौन नहीं है? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि डिपोर्ट कितने किए, और कानूनी एक लड़ाई होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी होते हैं और राज्य की सरकारें भी जिनको ये शक्तियां दी हुई हैं, सेंटर ने डेलीगेट की हुई है, वो भी करते हैं। तो जहां जहां तुष्टीकरण की सरकारें हैं ये कुछ करती नहीं है। पश्चिम बंगाल हो, असम में पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, केवल कुछ माह में असम का बता रहा हूं, हमने 500 ऐसे जो है इलीगल घुसपैठिए हैं उनको वापस भेजा है। पार्लियामेंट का रिप्लाई है 2020 का, जिसमें हमने बताया 2018 और 19 में करीब 3400 घुसपैठियों को हमने वापस भेजा है। दिल्ली में चुनाव थे, आपको पता है 121, हमने इसी साल
उनको रोक के रखा है और उनको भी वापस भेजा जाएगा। और इससे पहले भी 2017, 18 और 19 में करीब 4000 का जो आंकड़ा है ये भी मैं आपको दे दूं, ये वापस भेजे हैं। आज सवाल ये है, केवल एक सवाल है मेरा अंजना जी, और मैं खत्म करूंगा जल्दी। आप मुझे राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का और तेजस्वी यादव का एक बयान दिखाइए जो वो कहते हैं घुसपैठिए, देश के लिए खतरा है, इनको वापस भेजा जाए। ठीक है। और अभय दुबे जी, ये नंबर्स भी हम दिखा रहे हैं। यूपीए के दौरान जो डिपोर्ट किया गया लगभग 12,000 2009 में 12,147, ये नंबर्स का हमारा सोर्स गृह मंत्रालय है। और उसके बाद से अगर आप देखिए पूरा रेफरेंस है, तो आप लोग घुसपैठियों के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग इसको इशू क्यों नहीं बनाते भाई कि घुसपैठियों को हटाना चाहिए? ये तो रेलेवेंट सवाल है। बनाए ना अंजना जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा दहाड़कर, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों कान खोलकर सुन लो। मैंने कान खोले दोनों, और उन्होंने कहा कि जमीन हथियार है। फिर मैंने गौर से सुना, बात तो ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप जिस जगह पर आप खड़े थे ना, बहुत बड़ी बिहार में घुसपैठ हो गई प्रधानमंत्री जी। 3,19,000 करोड़ रुपए की घुसपैठ अपने राष्ट्रीय सेठ ने कर दी। सारी खुदाई एक तरफ, अपना गौतम भाई एक तरफ। आपने अनाउंस किया था 21,400 करोड़ रुपए का पावर प्लांट पीर 35 में लगाएंगे और केंद्र सरकार पैसा खर्च करेगी। खूब सुर्खियां बटोरी। क्या हुआ? चुपचाप कह दिया कि हमारी फिजिबिलिटी नहीं थी तो ये सेट करेगा। और 6.075 रुपीज पर यूनिट, मतलब वेस्ट बंगाल में ₹3.27। सुनिए ना अंजना जी, नहीं ऐसा नहीं होगा सर। असम में भी घुसपैठ हुई है। अभय जी, घुसपैठ के मुद्दे पर बोलने से क्यों बचते हैं आप लोग? घुसपैठ के मुद्दे पर मैं सवाल कर रही हूँ, वही सुई वहीं पे घूमी हुई है। प्रधानमंत्री जी बच रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बच रहे हैं। तो आप बोलिए ना घुसपैठ के मुद्दे पे। आप तो बिजली फैक्ट्री पे मुद्दे पे आ गए, बिजली पे आ गए, बिजली के प्लांट पे आ गए। हमारे सेठ ने एक रुपया बढ़ा दिया तो 56,000 करोड़ रुपए जेब से बिहार की निकल जाएंगे। आप समझिए, जिस असम की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं ना, उस दीमा हसाओ, उस जज खड़े हो गए टेबल से। उन्होंने कहा 3,000 बीघा एक व्यक्ति को, ये जमीन वहां पर भी छीनी जा रही। आज महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। जब हम बात करें 10 साल से सरकार है ना प्रधानमंत्री जी, सिर्फ भाषण से काम चलाओगे? क्या कहा था? बांग्लादेश के 30 लाख पकड़ लिए असम में हमने, हम तो फोर्सफुली बॉर्डर के पार कर देंगे। वो जब विदेश मंत्री आए बांग्लादेश के, तो पूछा, और आज तक ने भी स्टोरी की, उन्होंने कहा हमसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो देश के लोगों, ये जो 70,000 करोड़ रुपए लूटे ना घुसपैठी या सरकार ने बिहार में, एक के बाद एक, उस घुसपैठ के कारण प्रधानमंत्री जी उसकी बात कर रहे हैं। पंचायती राज 28,000 करोड़ रुपए की घुसपैठ, शिक्षा विभाग 12,000 करोड़ रुपए की, शहरी विकास 11,000, एक के बाद एक 70,000 करोड़ की। 3.5 करोड़ लोगों ने पलायन किया बिहार से। प्रधानमंत्री जी, उस पलायन की बात कब करोगे? बर्बरता से का मुद्दा अगर प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, कब ये बात करेंगे बिहार में आकर? हर मुद्दे पर बोलने को तैयार है। धन्ना सेठ के मुद्दे पर बोलने को तैयार है, बिजली के प्लांट को लेकर बोलने को तैयार है, घुसपैठ पर एकदम बोलना ही नहीं है। उसको आप लोग भी इशू बनाइए ना कि निकालिए घुसपैठियों को। अनुराग जी को बोलने दीजिए। देखिए अंजना जी कमाल की बात है। अरे भाई, घुसपैठियों को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और बार बार ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से कि आप घुसपैठिए कहां हैं, कितने हैं, कैसे आए, कब आए, और संख्या बताइए। आप अभी तक नहीं बता पाए। मंच से बातें तो करते हैं, 11 साल से केंद्र में सरकार हो गई, अभी तक नहीं बता पाए कितने घुसपैठिए इस देश के अंदर में और कहां हैं, किस जगह पे। बताए सरकार। 20 साल से बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, वहां घुसपैठिए कहां है, कैसे आए, कब आए, इसके बारे में बताए। भाई असम में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। 31 मार्च 2019 में इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने एनआरसी बोला था 19 लाख अवैध प्रवासी हैं। अब वो 19 लाख अवैध प्रवासी बाहर भेजे कि नहीं भेजे, बताइए आप। कितने आपने भेजे, मैं जानना चाहता हूं। झारखंड का चुनाव आया था जब आपने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। झारखंड का चुनाव खत्म हो गया, घुसपैठियों का मुद्दा भूल गए आप। और हम बार बार याद दिलाते हैं फिर भी याद नहीं रहता। अब बिहार का चुनाव आया तो बिहार में घुसपैठी याद आ गए। माने आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है।
कमाल हो गया। आजकल तो भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि अपने मुद्दों को जो मुद्दे विपक्ष बोलना चाहता है उसको बोल के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए आपने कितने घुसपैठिए निकाले, आप उनका डाटा दीजिए, नहीं देंगे। पूछ तो रहे गौरव जी, बताइए कितने घुसपैठिए और कितने घुसपैठिए आपने निकाले। इसके बाद आ रही हूँ नवल जी, अनुप्रिया जी। नहीं, जल्दी खत्म कीजिए। सुन लीजिए ना, अरे सुनिए, वोट चोरी, मैं उत्तर दे दूं। सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा, ये भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया भैया। नहीं, गलत बात है। पहले तो वोट चोरी करते ही हैं अनुराग जी, उसके बाद देख लीजिए अब क्या हाल है। अनुराग जी, नहीं अनुराग जी, आप बताइए। आप सोचिए कि इस देश में बातचीत के स्तर को आप कहां ले जाना चाहते हैं। आप तय कीजिए, आपके नियम मैं नहीं तय करूंगी, लेकिन आप अपने नियम तय कर रहे हैं तो फिर ये नियम सब पर लागू होंगे। और जो इस तरह की बातों पर हंस रहे हैं वो भी ये समझे कि सुनिए, मैं बता रही हूं, सम्मान से ही सम्मान मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो तो पूछ रहे हैं कि भाई बताइए ना, आपने कितने घुसपैठियों को निकाला है। मैं अंजना जी, अभी देखिए, अगर कह रहे थे कान खुले हैं, अरे कान खुले हैं, साथ में दिमाग भी खुला रखो ना। मैंने तो शुरुआत करी आंकड़ा देके, हमने कितने निकाले हैं। मैंने 2 बातें कही। पहली बात, हम अपने देश के अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में घुसपैठिए भारत में घुस नहीं पाए। हमने बॉर्डर फेंसिंग करी, हमने विजिलेंस बढ़ाई, हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को और प्रोत्साहित किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर्बानंद सोनोवाल का। अब बीच में ना बोले, देखिए, पैजामे पे नजर ना रखे, देश पे नजर रखनी होती है भैया। तुम तो सिर्फ पैजामों पे रोहिंग्या की नजर रखे हो। शांत कराइए इनको, शांत कराइए इनको। रोहिंग्या के पैजामे पे नजर है, बताइए। पाजामा पहन के तो आए ना। शांत कराइए इनको अंजना जी। हो गया अंजना जी, इनको शांत करा लीजिए प्लीज, वापस आइए, शांत कराइए। इनके बीच में कोई बोला था? चलिए बोलिए, पूरा कीजिए जल्दी से गौरव जी, मुझे अभी नवल जी और अनुप्रिया जी के पास भी जाना है। अनुराग जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने एक सवाल से शुरुआत करी, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का और तेजस्वी यादव का। एक बयान अगर चुनौती देता हूं, दिखा दें कि घुसपैठिए भारत में नहीं आने चाहिए, एक मुद्दा है और कांग्रेस की सरकार में आए, ये गलत हुआ। कोई बयान नहीं बताया। दूसरी बात, आपने मुझसे आंकड़ा पूछा तो मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूं। 2017 में 1175, 2018 में 1118, 2019 में 1351 और 2000 से 2004 तक जब हमारी सरकार थी करीब 85,000 घुसपैठिए हमने निकाले। लेकिन सवाल ये है, ये देखिए, मैं जब कांग्रेस की सरकार थी, श्री प्रकाश जायसवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, उनसे पूछा गया कितने घुसपैठिए हैं। ये 2006 का जवाब है अंजना जी। उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है कि कितने घुसपैठिए हैं। मतलब करोड़ों घुसपैठिए घुसा दिए असम में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन जब पूछा उनसे तो कहते हैं हमें पता नहीं है। आज जब आप हमसे पूछते हो तो हम तो कहते हैं कि हम चिन्हित भी कर रहे हैं और उनको उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अपने घर में 2 रोहिंग्या नहीं रखेंगे, 2 घुसपैठिए नहीं रखेंगे, लेकिन भारत को अपना घर नहीं मानते। करोड़ों घुसपैठिए घुसा दिए। मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान बताया, कुछ बोले क्या उस पर? कुछ बोला है उस पर? 10 सेकंड, लेकिन आपने जो पूछा था उसका उन्होंने जवाब दिया। बीजेपी के प्रवक्ता व्यक्तिगत हमले से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे घुसपैठिए क्यों देश के अंदर आ गए, कैसे आ गए, बॉर्डर फोर्स यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके। देखिए, अगर कायदे से हम देखें, आवाज सबकी कम कीजिए, दोनों वेट कर रहे हैं तब से, प्लीज आवाज नीचे कीजिए। ना प्लीज नवल जी, देखिए, कायदे से अगर देखें तो ये मुद्दा तो विपक्ष को उठाना चाहिए कि भाई इतना घुसपैठ है, आप खुद ही बताते हैं इतने घुसपैठ है, आप घुसपैठियों को क्यों नहीं निकालते हैं। लेकिन घुसपैठियों पर उल्टा होता है, सरकार ही कहती है कि भाई घुसपैठियों को हम निकालेंगे, आप लोग इनको बचाने मत आइए, और फिर विपक्ष के मुंह से यही निकलता है कि आपने कितने लौटाए। इतना मतलब सॉफ्ट टोन क्यों रहता है घुसपैठियों पर? इसीलिए ये छवि बनती है कि विपक्ष घुसपैठियों को लेकर, मतलब जो बीजेपी आरोप लगाती है कि आप इनको अपना वोट बैंक समझते हैं। देखिए अंजना जी, जब प्रोपेगेंडा ही एजेंडा हो और प्रोपेगेंडिस्ट इस देश का नेतृत्व कर रहा हो, और इस देश का ही नहीं, वो अपने आप को विश्व का विशाल राजनीतिक दल कहता है, तो फिर इसमें शक कहाँ है? जब उनका काम ही यही है कि भ्रम फैलाना, दुष्प्रचार करना, जो लोग इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं पिछले 11 साल से,
बिहार में लगभग 20 साल से हैं। जब जब उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे घुसपैठिए कौन है। हम तो मानते हैं कि सत्ता में घुसपैठिया एकमात्र तो अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और उसके पीछे कुछ संगठन है जिनका एकमात्र काम है सत्ता का लाभ लेना। यहाँ पर तो हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हम शिक्षा, आपने ये नहीं दिखाया कि तेजस्वी जी अस्पताल गए, वहां पर निरीक्षण करके बताए तेजस्वी जी एक मंत्री के खिलाफ FIR कराने के लिए थाना में गए दरभंगा में। हम तो जनता के अधिकार के साथ खड़े हैं और लगातार खड़े हैं। ये पहली यात्रा नहीं है। हम जब तक भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सत्ता का अंतिम यात्रा नहीं घोषित कर देंगे, हम लोगों को बताते रहे, लोगों के बीच में रहेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र यही काम है जो वो करते रहे और करेंगे। कि आप कहते हैं कि हम हंसते हैं, हंसने लायक है, हास्यास्पद है। गौरव भाटिया जी और उनके टीम, ये सारे लोग घुसपैठिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता है सारे घुसपैठिया है। ये आपको नहीं पता होगा लेकिन पूरे देश को पता है। ये घुसपैठिया लोग यही बात करेंगे। यहाँ पर रोज रोज प्रूव करना होता है भाटिया को कि मैं कितना गिर सकता हूँ, कितना गिरा हुआ हूँ, कितना घटिया बात कर रहा। क्या तेजस्वी यादव का आपने नहीं सुना कि अगर घुसपैठिया है आप उनको नवल जी चुप रहो वाली भाषा मत बोलिए, अपने से बोलिए। मैं चुप करा रही हूँ लेकिन आप भी मतलब इतना तैश में आके बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी बात रखिए, आप ही का टाइम है ये, आप ही अपनी बात रखिए। और एक काउंटर क्वेश्चन है, आपने ये कहा कि ये प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो जब आप लोग ये कन्विंस कर रहे थे चुनाव के दौरान कि बीजेपी आएगी तो वो आरक्षण खत्म कर देगी, वो भ्रम फैलाना नहीं था, वो प्रोपेगेंडा नहीं था? नहीं था। आप देखिए जो लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्होंने घुसपैठ किए प्रशासन में, वो सारे उनके सपोर्टर लोग हैं, सारे उनके चापलूस लोग हैं, सारे उनके दलाल लोग हैं। कहाँ आरक्षण दिया उन्होंने? जो NFS इस देश में हुआ वो घुसपैठ नहीं तो क्या है? ये सब जानते हैं इस देश में कि घुसपैठ कौन है। दूसरों का हक छीनना ये कौन नहीं जानता है? यही प्रधानमंत्री रो कर रहे थे कि जातीय जनगणना होगी तो जातिवाद आएगा। ये महापाप है। अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। उन्होंने मान लिया। अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। अंजना जी 2024 के लोकसभा के बाद में नहीं लेकिन सवाल तो सुन लीजिए ना अनुप्रिया जी, सॉरी सवाल तो सुन लीजिए। सवाल ये है ना कि आप लोग सरकार में हैं और आप तो कभी इनके साथ जाते हैं कभी उनके साथ जाते हैं, लेकिन नीतीश बाबू तो 20 साल से CM है। तो घुसपैठ के लिए किसकी गर्दन पकड़ी जाए भाई? अंजना जी ठीक है, मैंने आपके सवालों को सुन लिया। अब मैं बताती हूँ कि RJD के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी 2024 के लोकसभा के बाद में आके जनता के बीच में कहते हैं कि देखिए डुप्लीकेट वोटर था और इस कारण हम लोग कई जगह पे सीट हार गए। अब इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही बिहार में अनाउंसमेंट किया कि SIR की प्रक्रिया होगी, और SIR की प्रक्रिया का क्या मकसद था कि वैलिड वोटर छूटे नहीं और इनवैलिड वोटर जुटे नहीं। लेकिन अब इसमें लगा कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल को कि कहीं इस सही प्रक्रिया में हमारा वोटर ना छूट जाए, जो वोटर तथाकथित इनके हैं और जिसको ये कहते हैं कि भाई घुसपैठिया की बात करते हैं और प्रोपेगेंडा की बात कर रहे थे। प्रोपेगेंडा तो ये चलाते हैं। बिहार में जो मुद्दे हैं, जो नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया, उस पर जानते हैं कि अगर उस मुद्दे पर चर्चा हो जाए तो ये कहीं सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इनका जो 90 तक कांग्रेस का शासनकाल था। नवल जी मैंने बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए। इतना तो आपको डिबेट की मर्यादा का आपको पता है और बहुत बौखलाहट आपकी पता चल रही है किस तरह से बिहार में आपकी भद्र पिट गई है। दूसरी बात कि यहाँ पे जब 90 के पहले कांग्रेस का शासनकाल था और 2005 तक RJD का, अरे क्या चलाया इन्होंने अपहरण का उद्योग चलाया, इन्होंने नौकरी के बदले जमीन ले ली, इन्होंने चारा चोरी किया। अब इनको ये लगता है, अभय दुबे जी यहाँ कह रहे थे कि धन्ना सेठ के साथ दोस्ती की बात होगी। कई बातें यहाँ पे हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में उस धन्ना सेठ के साथ में आप दोस्ती करते हैं और गलबैया करते हैं, तब आपको वहां लगता है उस राज्य का विकास हो रहा है। अरे बिहार में डबल इंजन की सरकार के कारण जिस तरह से बिहार में उद्योग की बात हो रही है और बिजली दर की कम की बात हो रही है, तो आपके पेट में दर्द है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जब बजट पेश हुआ था तो आप ही लोग थे, पूरे देश में हल्ला कर रहे थे कि बिहार का बजट। अब बिहार की जब उन्नति की बात आ गई तो आपको पता है कि बिहार में चलना क्या है। बिहार में आपकी यह झूठ की जो खेती है वो चलने वाली नहीं है। अब अंजना जी बताइए कि बिहार इलेक्शन में आकर के राहुल गांधी जी आकर के कि आप महादेवपुरा की बात करते हैं। मेरा एक सवाल आपके माध्यम से है कि अगर इतना ही वोट चोरी का मुद्दा था पूरे देश में, तो 99 पे जहां पे आपने अपनी जीत हासिल की
वो किस माध्यम से हासिल की? अरे बहुत ही हास्यास्पद होता है कि जब विपक्ष के लोग जहां चुनाव जीतते हैं वो उनको लगता है कि नहीं, वहां लोकतंत्र की जीत हो गई, और जहां पे मेरे सवाल का तो एक बार तो जवाब देने की कोशिश कीजिए आप लोग। वोट चोरी हो गई। सबको जो सोच के आता है वही बोलता है बस। मैंने आपसे क्या पूछा मैडम? मैंने आपसे ये पूछा ना अनुप्रिया जी, घुसपैठ का मुद्दा तो पीएम उठा रहे हैं, बीजेपी उठा रही है, नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं वहां? मैं वहीं आ रही ना अंजना जी, एसआईआर के मुद्दे पे जब मैं वहीं आ रही थी कि जब 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, 65 लाख लोगों में कौन कौन थे? 65 लाख लोगों में किसकी किसकी बात हो गई कि अरे सुन लीजिए भाई, आपको पता है, आपको बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जो परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको विकास की बात समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए घोटाला महत्वपूर्ण होता है। अब जो परिवार के लोग हैं उनके लिए गद्दी मजबूती से रखना होता है। तो हमारी बात आप सुन लीजिए, 65 लाख लोगों का नाम आया अंजना जी, अभी हल्ला करने लगे ये कौन लोग है, इलेक्शन कमीशन ने वो भी कर दी। अब जरा मेरा सवाल आपसे यह है, पूछिए इनसे कि 65 लाख लोगों को कितने लोग ऐसे थे जो गलत तरीके से हटाए गए थे और किनको जोड़ने के लिए इन्होंने प्रक्रिया की? सच्चाई यह है कि बिहार के इलेक्शन में कांग्रेस और आरजेडी मान चुकी है कि वो चुनावी मुद्दे पे बिहार में ऐसे मुद्दे उनके पक्ष के बिल्कुल नहीं है जहां वो चुनाव जीत रही है, और राजनीतिक हाशिए स्थिति यह है कि वो हाशिए के शिकार है। अब आपस की नुराकस्ती, अब वोट चोरी का यात्रा तो निकल गया, अब बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। अरे किस अधिकार की बात कर रहे हैं? जो आपने अपने परिवार के लोगों को राजगद्दी घुसपैठ कैसे हुआ? लालू प्रसाद यादव घुसपैठ कैसे हुआ, क्यों हुआ? सीधा सवाल है। बिहार में अभी भी कई जगह पे अंजना जी, जहां पर आप वोटर लिस्ट की बात करेंगे, मैं आधार कार्ड की बात करूंगी, कई ऐसे सीमा वाले क्षेत्र हैं जहां पे लोगों की संख्या 100 है, तो वहां पे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड की संख्या 150 है। तो अभी हमें तो आइडेंटिफाई करना होगा ना। और ऐसे ये नंबर तो मैंने ही दिखाया था, उसके बाद से सबने उसको दिखाना शुरू किया। मैं अभी फिर पूछ रही हूँ, फिर ये लोग इतने एक्स्ट्रा जो 50 लोग अपना आधार कार्ड बना के बैठे हैं, वो कैसे आए? क्यों नहीं रोका गया? उनका आधार कार्ड धड़ल्ले से क्यों बन रहा है? बिहार में ठीक है, अभय जी बोले, उसके बाद से मैं आ रही हूँ, गौरव जी और अनुराग भदौरिया जी। अभय जी छोटा टाइम थोड़ा कम। अंजना जी बोलिए अभय जी। बिल्कुल छोटा। आधार कार्ड का झूठ इतना बड़ा परोसा, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है कि राशन कार्ड गलत थे, लेकिन आधार से हमने इनको लिंकेज कर दिया तो वो सारे खत्म हो गए। ये क्योंकि प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का डेटा देते हैं, इसलिए बताते हैं कि 125% हो गया। क्या 8 करोड़ बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी घुसपैठियां हैं? सबको आपने कह दिया कि कागज पे साइन करोगे, उसके बाद में मानूंगा कि आप बिहार के नागरिक हो कि नहीं नागरिक हो। इलेक्शन कमीशन कहता है एसआईआर की प्रक्रिया के पहले हम सभी दलों को कि 20% नाम काट दूंगा। किसी को चिंता नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उनको सूचियां मैं उत्तर दे दूं कि ये नाम काटने। अरे विनोद प्रसाद की मां उर्मिला देवी ठीक है गौरव जल्दी बोलिए, जल्दी। हाँ जवाब। धन्यवाद। हाँ अंजना जी, सबसे पहले देखिए, 2 बातें सभी दर्शकों ने देखी। मैंने सवाल पूछा था, एक वक्तव्य राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का बताइए, जिन्होंने कहा घुसपैठिया एक मुद्दा है और हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। नहीं बता पाए और नहीं बता पाएंगे। दूसरा, मैंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा घुसपैठिए कितने हैं भारत में, घुसाया कांग्रेस पार्टी ने, हमें यह भी नहीं पता कितने हैं। आज हमसे पूछ रहे बताओ कि कितने हैं। अरे आपकी विफलता है, हम तो ठीक कर रहे हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए बाहरी हैं, लेकिन घुसपैठिए रोहिंग्या जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है वो बाहरी नहीं है। अब बिहारी तय करेगा कि बाहरी कौन है कौन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को बाहरी बुलाते हो, रोहिंग्या से इलू इलू करते हो, ये कैसी राजनीति है? एक बात मैं और कह दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब घुसपैठियों की बात देखिए अंजना जी, अंजना जी एक बात तो आपको मान के चलिए, मैं बोल लूं, को वापस भेज सके, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। ठीक, अब बोलिए। हो गया पूरा हो गया। देखिए आप देखिए, ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है, एक 1999 की बात कर रही है, एक 2009 की बात कर रही है। अरे भैया, आप लोगों को 20-20 साल 11-11 साल सरकार में आए हो गए, घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल रहे हो। सवाल हमसे पूछ रहे हो, हम आपसे कह रहे हैं अरे क्या सुनाई नहीं देता? कान में क्या दिक्कत है? आंकड़ा दिया था कि नहीं? अंजना जी बताइए जरा इनको।
अरे गौरव कैसे सुनाई इनको देगा बताइए जरा। जब जब आंकड़ा मेरी दिया था अरे कि नहीं क्या दिया था? बताइए, अच्छा पहले सुनिए, कम से कम अगर जाओ, किसी पहले ठीक से गौरव बैठना जी, सीख लो, ना हो, कम से कम बैठना तो सीख लो, कैसे फिर सुनाई दूसरों पे देगा? टोका करो। गौरव जी। नहीं नहीं, बैठना सीख लो, कैसे बैठा जाता है, गौरव जी। पहले कपड़े पहनना ठीक है। सीख लो। अनुराग जी, बात देखिए, आप किया फिर करो, हम पर्सनल बात हो कर रहे हैं। तो फिर आप पर्सनल हो रहे हैं। पर्सनल हो गए अरे तो फिर पर्सनल बोलना पड़ेगा। फिर अरे इनको पर्सनल हो बोलना रहे से नहीं, कम से कम इनको डिबेट करना सिखाइए, बैठना सिखाइए, अनुराग कपड़ा जी। पहनना सिखाइए। अरे स्कूल के बच्चे की तरह चले जाते हो, बताना पड़ता है कि स्कूल के अनुराग बच्चे जी, नहीं हो आप। अनुराग स्कूल के बच्चे भदौरिया। की तरह आप टीवी डिबेट के सामने बैठ जाते हो, फिर समझाना पड़ता है ये स्कूल नहीं है, ये डिबेट है। बड़े हो गए हो, अब कम से कम बड़े होने का एहसास करो। अनुराग भदौरिया, बच्चे नहीं हो, अनुराग भदौरिया। टीवी डिबेट के सामने आगे बैठ जाते हो। थोड़ा नहीं, बड़े बड़े लोग देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये 6 बजे का ये टीवी चैनल को बड़े सम्मानित लोग देखते हैं, इसलिए सम्मान पूर्वक टीवी के सामने बैठा करो। ये मैं आपको बड़े भाई अनुराग भदौरिया, टॉपिक पर वापस आइए। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, टॉपिक पर वापस आइए, टॉपिक पर वापस आइए। मैंने आप देखिए, मैं वापसी हूं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की देखिए नीयत देखिए, एक तरफ कहेंगे हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, बिल्कुल उजड़ा है, कहेंगे यहां पे सिंदूर पानी एक साथ नहीं पाएगा, लेकिन क्रिकेट मैच होगा। कमाल की बात कर रहे हैं, क्रिकेट मैच आप खिलवाएंगे जाके। क्यों क्रिकेट मैच आपने खिलवाया? हमारी बहन के यहाँ पे सिंदूर उजड़ गए, बहन विधवा हो गई, घर उजड़ गए उनके, और क्रिकेट मैच खेलेंगे। चलिए, वक्त इतने की इजाजत देता है। समझे, इसलिए चुनाव का मौसम आया, घुसपैठ का मुद्दा गरमाया, क्या चुनाव के बाद भी कदम ठोस उठाए जाते हैं? इस पर नजर रहेगी, देखते रहिए आज तक।